हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इनकम टैक्स पढ़ा दिया था। इनकम टैक्स का बेसिक कंसेप्ट बताया था, जिसमें मैंने आपको सेक्शन 10 बताया था। 10(1) के बारे में एग्रीकल्चर इनकम वगैरह भी बताया था। सेक्शन 1 बताया था, सेक्शन 2 बताया था, सेक्शन 2(7) बताया था। ऐसे करके हमने तमाम प्रकार के बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में। और मैं आपके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आपने इनकम टैक्स का बेसिक कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठा लिया होगा। अब आज के जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं आपको अपने कॉमर्स सिटी ऐप पर, इसमें इनकम टैक्स में जो इंडिविजुअल का आईटीआर जब भरा जाता है, आपका न्यूमेरिकल टॉपिक होता है, जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सब हेड आते हैं। मैंने आपको याद करिए सेक्शन 80B पार्ट 5 और सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था ग्रास टोटल इनकम और टोटल इनकम के बारे में बताया था कि एक आदमी एक समय में अधिकतम 5 जगहों से पैसा कमा सकता है, जिसको इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, उसी हेड में एक आदमी का आईटीआर, एक पर्सन का आईटीआर भरने से पहले हम एक पांचों हेड पढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आज के लेक्चर में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर आप सैलरी नहीं पढ़ा रहे हैं, आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर ही डायरेक्ट अटैक कर दे रहे हैं। उसकी वजह है बेटा, उसकी बहुत बड़ी वजह है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये प्रैक्टिकल इनकम आपकी है, और इसका कहीं ना कहीं आप जब भी सैलरी का आईटीआर 1 भरेंगे वहां भी इस्तेमाल होता है। सबसे बड़ा आईटीआर होता है आईटीआर 2, जिसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, 3 टाइप की इनकम आपको पढ़ना है। इसीलिए सबसे पहले मैं आईटीआर 2 आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस आईटीआर 2 से एक न एक क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स में आने से कोई रोक नहीं पाता है बच्चों। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट ये है, इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 22 to 26, धारा 22, सेक्शन 22 to 26 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। जब भी आप इनकम टैक्स के इतिहास में सेक्शन 22 से 26 पर बात करना चाहेंगे, तो इनकम टैक्स के इस सेक्शन में हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबल इनकम और तमाम प्रकार की चीजों का एडजस्टमेंट किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में पूरा विश्लेषण सेक्शन 22 से 26 में किया गया बच्चों। दूसरी बात, हम थोड़ा सा सेक्शन का इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में कौन सा सेक्शन कहां कहां इन्वॉल्व है, इस बात को हम लोग जान लें। जैसे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 24, एक एक सेक्शन का डिटेल बताएंगे हम आपको। सेक्शन 25, सेक्शन 26, वैसे तो सेक्शन 27 भी है, जो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस की रिकवरी के बारे में बात करता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पहले इन सेक्शन का बेसिक कंसेप्ट आपको जानना पड़ेगा। बीकॉम 3rd ईयर के सिलेबस में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के खासकर सिलेबस में ही बात आएगी। तो बच्चों, सबसे पहले सेक्शन 22 के बारे में मैं आपको बताऊं कि सेक्शन 22 किस बारे में बताता है। सेक्शन 22 बताता है व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यानी बच्चों, सेक्शन 22 के बारे में हम लोग जब भी बात करेंगे, ये आपको बताएगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसके बारे में बताता है। सेक्शन 23 ये बताता है कि साल भर में एक मकान से होने वाली कुल कमाई क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रास एनुअल वैल्यू, या इसको जीए भी बोला जाता है बच्चों। एंड कुछ खर्चों को काटने के बाद, जैसे आपने टोटल किराया 1 लाख रुपए कमा लिया,
और सरकार को म्युनिसिपल टैक्स दे दिया 20,000, तो नेट एनुअल वैल्यू, ग्रास एनुअल वैल्यू मतलब कुल कमाई, नेट एनुअल वैल्यू शुद्ध कमाई, खर्चों को काटने के बाद, जैसे ग्रास प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट होता है, इसको एनएवी बोलते हैं। तो सेक्शन 22 में बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है बच्चों। सेक्शन 23 में ग्रास एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू है। सेक्शन 24 धारा 24 की बात है, ये बताता है कि कौन कौन से डिडक्शन अलाउ हैं हाउस प्रॉपर्टी का आईटीआर भरते समय, आईटीआर 2 भरते समय किसी भी टैक्स पेई को कौन कौन सी छूट मिल सकती है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन इन हाउस प्रॉपर्टी। मकान संपत्ति का जब आईटीआर भरा जाता है, आईटीआर 2 भरा जाता है, तो किसी भी टैक्स पेई को कौन कौन सी छूट मिलती है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन इन हाउस प्रॉपर्टी। और सेक्शन 25 में होता क्या है कि जैसे आपने एक मकान मालिक का किराया नहीं दिया, किराया आपने 2 महीने 4 महीने 8 महीने का किराया नहीं दिया, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या उसको एस्टिमेटेड इनकम माना जाए, एस्टिमेटेड इनकम माना जाए, उस पर टैक्स लगाया जाए कि ना लगाया जाए, इसका ट्रीटमेंट है, इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, जिसमें 2 सेक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन 25 से सेक्शन 25B, दोनों सेक्शन। सेक्शन 25A प्लस सेक्शन 25B इज इक्वल टू सेक्शन 25। इट एक्सप्लेन अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। व्हाट आर द एक्चुअल ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट का एक्चुअल ट्रीटमेंट हम क्या करें, इसको इनकम मान लें, इसको एस्टिमेटेड इनकम मान लें, इसको बैड डेट मान लें। ये प्रोविजन हम आपको पढ़ाएंगे सेक्शन 25A और 25B में। और बच्चों सेक्शन 26 बताता है जब एक मकान के कई मालिक हो, जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है जिसमें 4 लैंडलॉर्ड हो गए, चारों भाई हैं, सगे भाई, तो उनको बोलते हैं को ऑनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। को ऑनर, इसका ट्रीटमेंट आपको करना है, को ऑनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। जब एक मकान के कई मालिक हों, सह स्वामी, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया सेक्शन 22, एक्सप्लेन अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 23 एक्सप्लेन अबाउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू एंड नेट एनुअल वैल्यू। Section 24 explain about the standard deduction under Section 24 for the house property. Section 25 explain about the treatment of unrealized rent in house property. Section 26 explain about the co-owner of the house property. ये बच्चों 5 प्रोविजन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें पढ़ना पड़ेगा इनकम टैक्स में, तब जाके हाउस प्रॉपर्टी का मामला क्लियर होगा। और एक बात और भी बता दूं, इनकम टैक्स में जिसको थ्योरी नहीं आती है, जिसको प्रिंसिपल नहीं पता होगा, जिसको लॉ नहीं पता होगा, आप देखते होंगे बुक में लिखा रहता है लॉ एंड अकाउंट्स, ये आपका लॉ है। बगैर इस लॉ को जाने आप एक भी क्वेश्चन टच नहीं कर सकते, इसको आपको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी वजह से मेरी एक आदत है, सबसे पहले मैं लॉ बताता हूं, फिर मैं अकाउंट्स पर आता हूं। ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना है। आप एक एक लॉ में एक एक प्रोविजन आपको बताने चल रहा हूं। सेक्शन 22 का प्रोविजन मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं। हेडिंग बनाया जाएगा प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22। अब सबसे पहले मैं आपको सेक्शन 22 का प्रोविजन, कानून, लॉ, ये सब मैं पढ़ाने चल रहा हूं। अभी तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था। सेक्शन 22 के जब भी हम लोग प्रोविजन पढ़ेंगे बच्चों, प्रोविजंस ऑफ, कानून की बात है, सेक्शन 22 धारा 22, इसमें सबसे पहला प्रोविजन ये है, कानून ये है, ये कहता है कि जब भी हम किसी मकान को, ध्यान रखिए मैंने आपको ये बात बहुत अच्छे से जान लीजिए, जब भी हमने ये बात करी है, हाउस प्रॉपर्टी को जब हम 2 टारगेट से यूज करते हैं बच्चों, जब भी किसी मकान को हम किराए पर उठाते हैं, लेट आउट फॉर 2 पर्पजेस। कौन कौन सा? एक तो रहने के लिए, रेसिडेंशियल पर्पजेस, रेसिडेंशियल यूज में जब हम किराए पर देते हैं, या कमर्शियल यूज में हम किराए पर देते हैं, कमर्शियल यूज में हम किराए पर देते हैं। तो कहता कि ये सेक्शन 22 का पहला प्रोविजन कहता है, इनसे जो भी हमको किराया मिलता है, रेंट मिलता है,
ये आपकी इनकम मानी जाएगी और इसी पर टैक्स लगता है। इसी को हमको टैक्सेबल इनकम बनाना पड़ेगा। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाता है ये बात। तो कहने मतलब सेक्शन 22 का पहला कानून क्या है? द रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी विच इज आइदर यूज्ड इन रेसिडेंशियल पर्पसेज और इन कमर्शियल पर्पसेज इज फुल्ली टैक्सेबल इन हाउस प्रॉपर्टी इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर दिस हेड। इस हेड में पूरी तरीके से टैक्सेबल होगा ये बात। तो जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसका एप्लीकेशन हम लोग लिख ले, नोट्स बना ले फटाफट। पहला कंसेप्ट आपका यही है बच्चों, इसको हम लोगों को जानना पड़ेगा। द रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी which is either used in residential purposes, यानी रहने के लिए, residential purposes are in commercial purposes तो मैंने आपको बताया क्या? पहला कंसेप्ट मैंने बताया द रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी व्हिच इज आइदर यूज्ड इन रेसिडेंशियल पर्पसेस और इन कमर्शियल पर्पसेस इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये सवाल आपका है। जैसे आपको मैं समझाया था अभी, एप्लीकेशन भी बताया था मैंने और मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जैसे हाउस प्रॉपर्टी की बात है, इसको हमने दे दिया कमर्शियल पर्पज से, कमर्शियल यूज में, और हमको 20,000 रुपये पर मंथ रेंट मिलता है। तो 12 महीने का जो रेंट होगा बच्चों 2,40,000, उसको ITR 2 में टैक्सेबल करेंगे हम लोग एक्चुअल रेंट के रूप में। एक्चुअल रेंट के रूप में हम लोग ITR भरते समय टैक्सेबल कर देंगे। और इसी तरीके से मान लीजिए छोटा सा मकान है, इस मकान को हम लोग रेसिडेंशियल यूज में किराए पर देते हैं और सपोज करिए कि पर मंथ जो रेंट है वो 10,000 रुपए, एक महीने का किराया 10,000 रुपए, तो 12 महीने का किराया हो जाएगा 1,20,000। इसको तब भी तो मकान को चाहे हम रेसिडेंशियल पर्पज से किराए पर दें या कमर्शियल पर्पज पर किराए पर दें, ये आपकी इनकम टैक्सेबल होगी। यहाँ पर इस सेक्शन 22 में टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की हेडिंग में टैक्सेबल होगी। ये पहला प्रोविजन है सेक्शन 22 के बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं फटाफट आपको दूसरा प्रोविजन बताता हूँ। सेक्शन 22 का पहला प्रोविजन ही हो गया, सेक्शन 22 का दूसरा प्रोविजन मैं आपको फटाफट बताने जा रहा हूं, इसको आप नोट करेंगे। सेक्शन 22 आपसे कहता है बच्चों, प्रोविजन नंबर 2, सेक्शन 22 आपसे कहना चाहता है कि जो सबलेटिंग इनकम होती है, सबलेटिंग इनकम आप जानते हैं, इनकम फ्रॉम subletting portion of house property is not taxable under this head। इसका क्या मतलब हो गया? सबलेटिंग की इनकम का मतलब क्या हुआ? जैसे ए ने बी को किराए पर दिया और बी ने सी को रेंट पर दे दिया। वैसे तो आपको पता होगा भारत में सब टेनेंसी डिसअलाउड होती है बच्चों। ए ने बी को दिया और बी ने सी को दिया, तो ए इनकम यहाँ टैक्सेबल नहीं है, ए इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि ये टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, बिकॉज इट इज टैक्सेबल इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।
जब भी मैं आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा सब लेटिंग इनकम किसी प्रॉपर्टी का अगर हुआ है, मकान का हुआ है, तो यहाँ पर वो टैक्सेबल नहीं होगा, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा, वो 100% इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। पार्ट बी की बात है, दूसरे प्रोविजन की बात है। तो पहला प्रोविजन हमने बता दिया कि किसी मकान का इस्तेमाल कमर्शियल पर्पज में हो, किराए पर या रेसिडेंशियल पर्पज से हो, तो उसको यहाँ टैक्सेबल मान लिया जाता है। दूसरा प्रोविजन हमने बताया कि सबलेटिंग इनकम यहाँ टैक्सेबल नहीं होती है। हम तीसरा प्रोविजन आपको बताने जा रहे हैं कि इनकम फ्रॉम पेइंग गेस्ट, इनकम फ्रॉम पेइंग गेस्ट, जो पेइंग गेस्ट की इनकम होती है बच्चों, वो यहां पर टैक्सेबल नहीं है, इज नॉट टैक्सेबल इन हाउस प्रॉपर्टी। पेइंग गेस्ट की इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होती है। यार 100% आपको जान लीजिए, वाइवा में भी सवाल पूछा जाता है, इसको 100% आपको ध्यान रखना है। और इसी तरीके से आपका अगला कंसेप्ट है कि जैसे आपकी इनकम ऑफ बिल्डिंग यूज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर वहां पर बिल्डिंग यूज हो रही है तो उसका इनकम, कामा लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज नगर निगम वगैरह की बिल्डिंग, एंड स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह, एंड यूनिवर्सिटीज आर नॉट टैक्सेबल इन हाउस प्रॉपर्टी। इसका मतलब देहाती भाषा में हम लोग जान जाए कि ऐसी बिल्डिंग जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए यूज की गई हो, जो लोकल अथॉरिटी यूज करते हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज ने जैसे आपको रेंट एग्रीमेंट पर दे दिया हो, लीज पर आपको दे दिया है, तो वो उसकी इनकम जो है सेक्शन 22 में हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। ये बात आप जान गए। आपने 4 चीजें पढ़ा। एक तो पहला कंसेप्ट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, द रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी व्हिच इज आइदर यूज्ड इन कमर्शियल पर्पसेस और इन रेसिडेंशियल पर्पसेस आर टैक्सेबल इन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा प्रोविजन आपने पढ़ा सबलेटिंग इनकम टैक्स फ्री है यहाँ पर, क्योंकि वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। पेइंग गेस्ट की इनकम यहाँ पर टैक्स फ्री है। ये आपका जो बिल्डिंग यूनिवर्सिटी कॉलेज पॉलिटिकल पार्टी इन सब में यूज हुई होती है, वो भी आपकी, उसकी भी इनकम आपकी यहाँ पर टैक्स फ्री होती है। और हम अगली बात आपको 5वीं बात बताने जा रहे हैं। 5वीं बात हम आपको बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति के प्रकार। आपके मन में आता होगा कि जैसे नॉर्मल मकान होता है इसी तरीके के मकान होते हैं। कोई मकान बहुत फर्निश्ड मकान होता है, फर्निश्ड मतलब बहुत सजावट वाले मकान, अनफर्निश्ड मतलब जो तो सैलरी भी यूज होगा। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में मकान कितने नेचर के हैं बच्चों, तो इनका 4 नेचर होता है। 4 नेचर के होते हैं। जब भी हम लोग मकानों का नेचर चेक करेंगे तो ये नेचर आपको 4 मिलेंगे बच्चों, इसको आप ध्यान से देखेंगे। एक तो ऐसा मकान जो खुद के यूज में होता है, सेल्फ यूज्ड हाउस। इसमें लैंडलॉर्ड, उसकी फैमिली, उसके रिश्तेदार रहते हैं, बगैर किराए के रहते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या किसी मकान में लैंडलॉर्ड का रिश्तेदार रहता हो या कोई अपरिचित रहता हो, अगर वो किराया नहीं देता होगा तो भी उसको सेल्फ यूज्ड हाउस माना जाएगा? हाँ, माना जाएगा। इस मकान से कोई भी इनकम नहीं होती किराए के रूप में बच्चों। दूसरा होता है लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल यूज। ऐसा मकान जो केवल और केवल रहने के लिए दिया जाए, कि उसमें ना तो मकान मालिक खुद रहता हो, वो केवल और केवल दूसरे पार्टी को रहने के लिए दिया जाता हो, किराए पर दिया जाता हो। यहां तक कि अगर कोई भी बाप अपने बेटे को मकान किराए पर देता है रहने के लिए और उससे किराया चार्ज करता है तो भी उसको रेसिडेंशियल हाउस माना जाता है।
वो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है, लेट आउट फॉर कॉमर्शियल यूज, जो बिजनेस वगैरह में यूज होता है। लेट आउट फॉर कॉमर्शियल यूज, लेट आउट फॉर कॉमर्शियल यूज, जैसे आप वहां रह नहीं सकते हैं, वहां पर बिजनेस करिए, स्कूल चलाइए, कॉलेज चलाइए, कोचिंग चलाइए, इनकी बात आती है, ध्यान रखना है। लेकिन यूनिवर्सिटीज वगैरह की चीजें नहीं आती इसमें, क्योंकि उनके नाम अलग होते हैं, उनकी चीजें। अभी आपको डिग्री कॉलेज चलाना है तो आपको बिल्डिंग रजिस्ट्री करना पड़ेगा, लेकिन छोटे बच्चों का स्कूल आपको चलाना है 1 से 5 तक, तो रेंट एग्रीमेंट में आ सकता है। और बड़े बच्चों का कॉलेज चलाना है तो उसको आप पूरी बिल्डिंग, आपको जमीन के साथ ही वो आपकी पूरी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री हो जाती है। तो जहां रजिस्ट्री होगी वहां किराए का कोई मतलब तो है नहीं। तो लेट आउट फॉर द कमर्शियल यूज, आप बिल्डिंग ले लीजिए, उसका कोई ना कोई धंधा बिजनेस में आप यूज करिए। ये आ गया। और जो चौथा मकान है बच्चों, वो खाली रहने वाला मकान है, जिसको हम बोलते हैं वैकेंट हाउस। और जो खाली रहने वाले मकान होते हैं इनका भी 2 नेचर होता है, एक तो फुल्ली वैकेंट हाउस और एक जो पार्टली वैकेंट होते हैं। फुल्ली वैकेंट क्या होता है, कुछ लोगों की आदत होती है कि ऑल इंडिया जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जितने भी बड़े बड़े नामी ग्रामी शहर हैं, वहां पर उनके घर होने चाहिए, मकान होने चाहिए। उनको शौक होता है और क्या करते हैं, मकान बनवा के छोड़ देते हैं, पूरा 12 महीने खाली रहता है। फुल्ली वैकेंट का मतलब खाली रहने वाला मकान 12 का 12 महीने पूरा पूरा मकान हो खाली रहता हो, एक भी दिन किराए पर न उठाओ। और पार्टली वैकेंट का मतलब क्या होगा, एक ऐसा मकान जिसका जो कुछ समय तक किराए पर दिया गया। जैसे मान लीजिए कोई मकान है, वो 8 महीने किराए पर दिया गया है और 4 महीने खाली है, इसको पार्टली वैकेंट हाउस बोलेंगे। फुल्ली वैकेंट हाउस जब भी हम लोग खोलते हैं तो वहां पर सीधे जय भोलेनाथ की दर्शन होते हैं, सांप देवता आपके सामने खड़े हो जाते हैं। ये बात हमने आपको बताया था। जैसे जब आप कहीं जाएंगे ही नहीं, जब आपका रहना नहीं होगा, तो कोई ना कोई तो वहां रहेगा। जैसे आप खोलेंगे जय हिंद जय भारत, हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो फुल्ली वैकेंट और पार्टली वैकेंट हाउस का कंसेप्ट है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 4 टाइप के मकान होते हैं। प्रोविजन नंबर 5 मैंने बताया। नंबर 1 सेल्फ यूज हाउस, ऐसा मकान जिसमें लैंडलॉर्ड खुद रहता हो, उसके रिश्तेदार रहते हैं, कोई अपरिचित आदमी रहता हो लेकिन कोई किराया ना लगता हो। लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पज, ऐसा मकान जो किसी तीसरे दूसरे पक्षकार को किराए पर उठा दिया जाता है, उसका खुद का रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उसको किराया अगर देना पड़ता है तो रेसिडेंशियल पर्पज माना जाएगा रहने के लिए। लेकिन रेसिडेंशियल वाले पर्पज में हम कभी कमर्शियल यूज नहीं कर सकते, या कमर्शियल वाले मकान में हम कभी रेसिडेंशियल, जैसे आपने बिजनेस के लिए मकान ले लिया तो वहां आपका सुपरवाइजर रह सकता है, 1-2 लेबर रह सकते हैं, लेकिन आप कह दीजिए कि आप खुद वहीं बेड लगा के सोने लगी, ऐसा डिसअलाउड है इनकम टैक्स में या रूल्स में, लॉ में। वैकेंट हाउस के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये आपको मैंने कंसेप्ट बताया, 5वां प्रोविजन मैंने आपको बता दिया। इसमें आपको जरूर ध्यान में रखना है वीडियो। ये 5 प्रोविजन हो गए। इसी तरीके से मैं आपको और भी बताना चाहता हूं कुछ कंसेप्ट इसके, जो आप जान लीजिए बड़े अच्छे तरीके से। अभी हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 22 में पढ़ा रहा हूं आपको। अगला कंसेप्ट है सेक्शन 22 आपसे कहता है कि जब भी हम किसी बिल्डिंग को प्लांट मशीनरी फर्नीचर के साथ किराए पर उठाते हैं। आप देखिए बिल्डिंग का जो यूज होता है, जैसे सिनेमा हॉल की मैं बात करूं तो सिनेमा हॉल में क्या क्या होता है, बिल्डिंग, लैंड तो रहेगा ही, बिल्डिंग रहेगा, प्लांट लगे रहते हैं, मशीनरीज लगी रहती हैं, फर्नीचर्स लगे होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ऐसी बिल्डिंग जो प्लांट मशीनरी और फर्नीचर के साथ किराए पर उठाई जाती है बच्चों, उस बिल्डिंग की जो रेंट या उसकी जो इनकम होती है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल सिनेमा हॉल बहुत बड़ा एग्जांपल बनता है, गेस्ट हाउस बनता है बहुत बड़ा एग्जांपल। आप जाइए गेस्ट हाउस में, बड़े बड़े जहां पर मैरिज हॉल वगैरह किराए पर आप लेते हैं, मैरिज हॉल में आप उस दिन पूरी बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर्स
चेयर, टेबल, बर्तन सब किराए पर आपको मिलता है, तो वो यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होता है, वो आपका टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। एक लाइन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका कंसेप्ट क्या है। ये आपका नेक्स्ट प्रोविजन है रेंट फ्रॉम बिल्डिंग, रेंट फ्रॉम बिल्डिंग used with plant, फर्नीचर एंड मशीनरी। ऐसी बिल्डिंग जिसे प्लांट, फर्नीचर और मशीनरी के साथ किराए पर दिया जाता हो इज नॉट टैक्सेबल इन हाउस प्रॉपर्टी। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज, यहां बात भी बता दीजिए, बिकॉज इट इज टैक्सेबल इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल किया जाएगा, ये बात आप जरूर ध्यान में रखें। जैसे फॉर एग्जांपल इसका है सिनेमा हॉल हो गया, सिनेमा हॉल की बिल्डिंग हो गई, मैरिज हॉल की बिल्डिंग हो गई, जहां पर शादी वगैरह होते हैं। ये सब एग्जाम्पल बनेंगे कि जब भी हम कोई बिल्डिंग प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर यानी सुख सुविधाओं के साथ वहाँ चेयर हो, टेबल हो, पंखे हो, कूलर हो, एसी हो, जो भी है, इनको भी हमने कमर्शियल, इनको हमने किराए पर ले लिया 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के लिए, तो होता क्या है, इसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी, इसकी इनकम टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अभी तक हमने जो आपको सेक्शन 22 का प्रोविजन बताया, फिर से एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। पहला प्रोविजन होता है, उसको डिफाइन करता है कि चाहे हम बिल्डिंग को कमर्शियल पर्पज से किराए पर दें या रहने के लिए किराए पर दें, लेकिन किराया आना चाहिए, किराया मेन हेड ऑफ इनकम होता है, उसी को हम टैक्सेबल करेंगे। सबलेटिंग इनकम यहाँ टैक्सेबल नहीं है, ये बात हमने आपको बताया था। पेइंग गेस्ट की इनकम यहाँ टैक्सेबल नहीं है, ये बात हमने बताया था। कोई ऐसी बिल्डिंग जिसका पॉलिटिकल यूज हो, जिसका यूनिवर्सिटी में यूज हो, वो ध्यान रखना है। यूनिवर्सिटी या कॉलेज की बिल्डिंगों का तो अब सीधे रजिस्ट्री हो जा रहा है, लैंड और बिल्डिंग दोनों। लोकल अथॉरिटीज के यूज में हो तो वो यहाँ पर इस हेड में टैक्सेबल नहीं है। इसके अलावा हमने बताया कि 4 टाइप के मकान होते हैं। नंबर 1 सेल्फ यूज हाउस, नंबर 2 लेट आउट फॉर द रेसिडेंशियल पर्पजेज, नंबर 3 लेट आउट फॉर द कमर्शियल पर्पजेज, वैकेंट हाउस। और आखिरी प्रोविजन अभी मैंने बताया सेक्शन 22 में कि एक ऐसी बिल्डिंग जो सिनेमा हॉल के रूप में यूज होती हो, जो मैरिज हॉल के रूप में यूज होती है, जिसमें सभी सुविधाएं हो, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर हो, उनका एप्लीकेशन हाउस प्रॉपर्टी में वो टैक्सेबल नहीं होती है, क्योंकि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और मैं नेक्स्ट प्रोविजन आपको सेक्शन 22 का बताने चल रहा हूँ। लास्ट प्रोविजन है सेक्शन 22 का, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 22 का, इनको भी आपको मैं बता दूं। ये 9वां प्रोविजन लगभग आप पढ़ रहे हैं, जो भी 7वां प्रोविजन, इनको आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 22 ही चल रहा है, सेक्शन 22 में चाहता हूं कि आप पूरी तरीके से पढ़ लें, कवर कर लें। तो सेक्शन 22 का जो 7वां प्रोविजन और आखिरी प्रोविजन है बच्चों, ये है कि कितने टाइप के किराए होते हैं, टाइप्स ऑफ रेंट। इनकम टैक्स एक्ट में कितने टाइप के किराए चार्ज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो आपसे कई बार वाइवा में पूछा जाता है। तो टाइप्स ऑफ रेंट भी बच्चों 4 होते हैं। जैसे मकान के 4 टाइप्स होते हैं, उसी तरीके से टाइप्स ऑफ रेंट भी 4 होते हैं। नंबर 1 एक्चुअल रेंट वैल्यू, ERV बोलते हैं। अभी मैं इसके अंदर जाता हूं, एक्चुअल रेंट वैल्यू। दूसरा म्युनिसिपल रेंट वैल्यू, MRV बोलते हैं। तीसरा फेयर रेंट वैल्यू, FRV बोलते हैं। और चौथा स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू, SRV बोलते हैं। यानी कुल मिला के 4 किराए का एप्लीकेशन है यहाँ पर। एक्चुअल रेंट वैल्यू, एक्चुअल रेंट वैल्यू, म्युनिसिपल रेंट वैल्यू, म्युनिसिपल रेंट वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू,
स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू, इनके बारे में ही हम लोग जब जान लेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक किराया, नगर निगम का किराया, नगर पालिका किराया मूल्य, उचित किराया मूल्य, मानक किराया मूल्य। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, वास्तविक किराया, वास्तविक जो रियल में आपको मिलता है मकान मालिक, नगर पालिका किराया मूल्य, उचित किराया मूल्य फेयर रेंट वैल्यू, मानक किराया या प्रमाप किराया, मानक या प्रमाप किराया। ये आपके 4 टाइप के रेंट आपको दिख रहे हैं, टाइप्स ऑफ रेंट। अब एक एक रेंट के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन में लेंगे कि एक्चुअल रेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, म्युनिसिपल रेंट क्या होता है, इनके बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी आपको देना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि एक्चुअल रेंट वैल्यू होती क्या है। वास्तव में जो किराया हम लैंडलॉर्ड को पे करते हैं, एक किराएदार जो एक्चुअल रेंट, जो रियल रेंट पे करता है किसको, अपने लैंडलॉर्ड को, उसी को हम एक्चुअल रेंट बोलते हैं। इसका मतलब इसके बारे में हम लोग जान लें, द रेंट which is paid by tenant, the rent which is paid by tenant to his landlord, the rent which is paid by tenant, tenant मतलब होता है किराएदार, अपने लैंडलॉर्ड को जो भी रेंट पे करता है, is called as एक्चुअल रेंट, उसी को एक्चुअल रेंट बोलते हैं। आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, जब भी आप थर्ड ईयर में वाइवा देते हैं, कि किस रेंट को डी फैक्टो रेंट के नाम से जानते हैं, किस रेंट को डी फैक्टो रेंट के नाम से जानते हैं, यही आपका आंसर होगा। इट इज आल्सो नोन एज डी फैक्टो रेंट, इट इज आल्सो नोन एज डी फैक्टो रेंट। इसी को डी फैक्टो रेंट के नाम से पूछा जाता है कि डी फैक्टो रेंट किसको कहते हैं। ये बात, जैसे मान लीजिए आपने ये मकान किराए पर लिया, ये आपका छोटा सा मकान है, इसको आपने रहने के लिए लिया, रेसिडेंशियल यूज में लिया, और आप 3,000 रुपए पर मंथ किराया देते हैं। यही एक्चुअल रेंट है बच्चों। यही 3,000 रुपए जो आप एक महीने का पे कर रहे हैं, तो आपका एक्चुअल रेंट फॉर होल ईयर क्या होगा, बताओ जरा फटाफट। एक्चुअल रेंट फॉर होल ईयर जो होगा 3,000 इंटू 12, 36,000। इसी को हम एक्चुअल रेंट वैल्यू बोलते हैं या डी फैक्टो रेंट बोलते हैं। The rent which is paid by tenant to his landlord is called as actual rent value or de facto rent। ये आपको ध्यान में रखना है। फटाफट आपका एक्चुअल रेंट वैल्यू की बात आ गई। मैंने आपको समझाया, जैसे आप कहीं पर नॉर्मली किराए पर आपने रहने के लिए मकान लिया, 3,000, 5,000, 10,000 देते हैं, तो साल भर का जो किराया होगा, इनकम टैक्स में स्टेटमेंट जो ITR भरा जाता है वो ईयरली होता है, एक दिन और एक महीने का नहीं होता है। तो कहने का मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल रेंट वैल्यू बोलते हैं। अब दूसरी बात आती है म्युनिसिपल रेंट वैल्यू। दूसरी बात आपको बता दूं म्युनिसिपल रेंट वैल्यू, म्युनिसिपल रेंट वैल्यू के बारे में। म्युनिसिपल रेंट वैल्यू, नगर पालिका किराया मूल्य। हर जिले में नगर निगम होता है, म्युनिसिपल पार्टियां होती है, नगर निगम। वो करते क्या है, कारपोरेशन, म्युनिसिपल कारपोरेशन होता है, वो हर नगर निगम का 2 काम होता है बच्चों, जानिए 2 चीज डिटरमाइन करती हैं, आपका मकान नंबर क्या होगा, और मकान को अगर हम किराए पर दें तो उसका मिनिमम रेंट क्या होगा। मकान नंबर अलॉट करना और मिनिमम रेंट डिटरमाइन करना, 2 काम नगर निगम का होता है बच्चों। तो आपको बताना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय म्युनिसिपल रेंट वैल्यू। तो आपको बताना पड़ेगा द एक्चुअल रेंट which is determined by the rent which is determined by
द मिनिमम रेंट विच इज डिटरमाइंड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, द मिनिमम रेंट विच इज डिटरमाइंड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड एज म्युनिसिपल रेंट वैल्यू और लोकल रेंट भी बोलते हैं इसको, और लोकल रेंट वैल्यू बोलते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा लिख लें, द रेंट, या इसको मिनिमम रेंट भी बोलते हैं, द रेंट विच इज डिटरमाइंड बाय, द रेंट विच इज डिटरमाइंड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड एज म्युनिसिपल रेंट वैल्यू। और आपसे वाइवा में सवाल पूछा जाता है कि म्युनिसिपल रेंट वैल्यू को और किस नाम से हम लोग जानते हैं। इसको आप लिखेंगे कि इट इज आल्सो नोन एज म्युनिसिपल रेंट, लोकल रेंट वैल्यू, इट इज आल्सो नोन एज लोकल रेंट वैल्यू। इसको लोकल रेंट वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इससे एक वाइवा में कई सवाल बनते हैं, पूछा जाता है हाउस टैक्स या म्युनिसिपल टैक्स या लोकल टैक्स किस रेंट पर पेड किया जाता है बच्चों, विदाउट एनी मेंशन। अगर कुछ ना कहा जाए तो हाउस टैक्स या लोकल टैक्स या म्युनिसिपल टैक्स हमेशा इसी रेंट पर दिया जाता है। लेकिन मकान मालिक क्या करते हैं, कमाते हैं एक्चुअल रेंट, और हाउस टैक्स पे किस पे करते हैं, म्युनिसिपल रेंट वैल्यू पर। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय है, इसको आपको जानना पड़ेगा। तो नोटेबल पॉइंट में भी हमको जानना है, नोटेबल पॉइंट में भी बात हमको जानना है कि हाउस टैक्स या म्युनिसिपल टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, म्युनिसिपल टैक्स इज पेड ऑन म्युनिसिपल रेंट वैल्यू। अगर कुछ ना कहा जाए तो म्युनिसिपल टैक्स या हाउस टैक्स हमेशा म्युनिसिपल रेंट वैल्यू पर दिया जाता है। जैसे इस पर मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, फटाफट क्वेश्चन हम लोग नोट करेंगे और करेंगे। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्चुअल रेंट वैल्यू 80,000 रुपए, ये साल भर का है पर एनम। म्युनिसिपल रेंट वैल्यू 45,000 पर ईयर। फेयर रेंट वैल्यू भी दिया, सपोज करिए, अभी मैंने बताया तो नहीं लेकिन दिया है, सपोज करिए 35,000। और क्वेश्चन में लिख दिया कि म्युनिसिपल टैक्स, एमटी का मतलब है म्युनिसिपल टैक्स, एमटी मतलब म्युनिसिपल टैक्स या लोकल टैक्स या हाउस टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स 10% ऑन 10% इज पेबल, पेबल का मतलब अभी देना है, पेड नहीं किए, इज पेबल। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय लैंडलॉर्ड। आपको ही बताना है कि मकान मालिक ने जो म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, कितना पे किया, जरा आप बता दीजिए फटाफट। इसीलिए मैं आपको अभी कंसेप्ट बताया कि विदाउट एनी मेंशन, अगर कुछ ना कहा जाए तो म्युनिसिपल टैक्स हमेशा म्युनिसिपल रेंट वैल्यू पर दिया जाता है। जबकि टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स या हाउस टैक्स किस पर भरना चाहिए आपको, जो लैंडलॉर्ड की एक्चुअल इनकम है, कमाता है वो 80,000 और टैक्स इस पे भर रहा है। 80,000 का 10% तो 8,000 होता, लेकिन टैक्स उसको भरना पड़ेगा 45,000 का 10%, 4500 रुपए। मकान मालिक की चोरी हो गई, मकान मालिक ने टैक्स की चोरी कर लिया। रियल में होना क्या चाहिए, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा रेंट कंट्रोल एक्ट। होना क्या चाहिए कि जो आप कमा रहे हैं उसी पर आपको टैक्स लगना चाहिए, उसी पर आपको टैक्स देना चाहिए। लेकिन म्युनिसिपल विदाउट, अब यहां पर आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा कि टैक्स उसको जो भरना है, म्युनिसिपल टैक्स कितना निकालेंगे एमआरपी पर, 45,000 का 10%। इस फाइनेंशियल ईयर में उसको म्युनिसिपल टैक्स 4500 रुपए भरना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा था कि विदाउट एनी मेंशन म्युनिसिपल रेंट वैल्यू के बारे में आप जान लीजिए। इसकी एक विशेषता है कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो म्युनिसिपल टैक्स हमेशा म्युनिसिपल रेंट वैल्यू पर पे होगा। बच्चों ध्यान रखिए। तो अभी तक मैंने 2 रेंट बताया आपको, एक्चुअल रेंट जो रियल में आप पे करते हैं लैंडलॉर्ड को, उसको डी फैक्टो रेंट के नाम से भी जानते हैं,
दूसरा मैंने आपको बता दिया म्युनिसिपल रेंट वैल्यू, द रेंट विच इज डिटरमाइंड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड एज म्युनिसिपल रेंट वैल्यू, इट इज आल्सो नोन एज लोकल रेंट वैल्यू, विदाउट एनी मेंशन म्युनिसिपल टैक्स इज ऑलवेज पेड ऑन दिस रेंट, इसी रेंट पर म्युनिसिपल टैक्स पे किया जाता है। ये मैं आपको दो रेंट आपको मैंने पढ़ा दिया। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं तीसरा रेंट। तीसरा रेंट आपका है फेयर रेंट, उचित किराया। फेयर रेंट को बोलते हैं एफआरबी या उचित किराया मूल्य। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको जान लीजिए। फेयर रेंट को कंपैरेटिव रेंट भी कहा जाता है। कंपैरेटिव रेंट क्यों कहा जाता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इस रेंट का इस्तेमाल वहां पर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझिए। इस रेंट का इस्तेमाल होता है जहां पर सिमिलर लोकेलिटी हो। इस सिमिलर लोकेलिटी का मतलब क्या हो, सिमिलर लोकेलिटी एंड सेम फैसिलिटी। लोकेशन भी एक जगह हो, जैसे सपोज करिए इलाहाबाद में, सपोज करिए इलाहाबाद के छोटा बघाड़ा, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, छोटा बघाड़ा, जहां दुबे सर रहते हैं। इलाहाबाद के छोटा बघाड़े में दो हॉस्टल हैं बच्चों के, दो लॉज हैं, एक का नाम है हाउस ए, दूसरे का नाम है हाउस बी। और यहां पर भी लोकेशन तो सेम हो गया, ये लोकेशन सेम हो गया इलाहाबाद के छोटा बघाड़ा में। यहां भी सपोज करिए 4 कमरे बने हैं और यहां पर भी 4 कमरे बने हैं। यहां भी टाइल्स वगैरह लगी हैं, वेल फर्निश्ड हाउस है, सेम सुविधाएं हैं, यहां पर भी सेम फैसिलिटीज। अब समझो, लेकिन यहां पर जो मकान का किराया है सपोज करिए 5,000 रुपए पर मंथ है। अब हाउस बी वाला अगर रेंट बढ़ा दिया तो नुकसान, जैसे और हाउस बी ने जैसे लिया, मैं हमको 5,000 नहीं हमको 6,000 चाहिए। सोचिए, एक ही लोकेशन है छोटा बघाड़ा और सेम फैसिलिटी है, जो सुविधा उस मकान में वही सुविधा इस मकान में है। वो 5,000 रुपए रेंट मांग रहा है, ये 6,000 रेंट मांग रहा है, तो सबसे पहले जो हाउस ए है उसका पूरा कमरा फुल हो जाएगा। आप, क्योंकि हर कस्टमर ये चाहता है कि चीजें सस्ती मिले, अच्छी मिले, तो आप फटाफट उस मकान में चले जाएंगे। तो इनको क्या करना पड़ेगा, हाउस बी को ये करना पड़ेगा, इनको फेयर रेंट का मतलब ये हो गया, इनको डिसीजन लेना पड़ेगा कि रेंट या तो इनके बराबर कर दें, या तो रेंट इनके बराबर कर दें, यानी घटा करके, इस रेंट को घटा करके ये 5,000 कर देंगे, तभी सेम टाइम में दोनों मकानों में भीड़ होगी। अदरवाइज एक मकान जब तक फुल नहीं होता है तब तक हर कस्टमर ये चाहेगा कि दूसरे वाले मकान में ना जाना पड़े। वो बात की बात है कि यहाँ पर लोग किचन भी किराए पर उठा देते हैं, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, वो बात दूसरी है, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि फेयर रेंट वैल्यू क्या बताता है कि जहां पर सेम लोकेलिटी हो और सेम फैसिलिटी होती है, सिमिलर लोकेलिटी एंड सिमिलर फैसिलिटीज, वहां पर हम लोग एक काम करते हैं, वहां पर जो रेंट डिटरमाइन होता है, जो रेंट हम डिस्काउंट के बाद डिटरमाइन करते हैं, एक छूट के बाद डिटरमाइन करते हैं, एक बार्गेनिंग के बाद डिटरमाइन करते हैं, उसको हम फेयर रेंट वैल्यू बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, इसका कंसेप्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूं, फटाफट आप नोट कर लेंगे। द रेंट which is determined by landlord after the comparison of two or more than, आफ्टर द कंपेरिजन मतलब तुलना करना, आफ्टर द कंपेरिजन तुलना, आफ्टर द कंपेरिजन ऑफ टू और मोर देन टू हाउसेज, दो या दो से अधिक मकान का कंपेरिजन करने के बाद डिटरमाइन होता है
इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज फेयर रेंट वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू ये होता है। अब नोटेबल पॉइंट में जान लें, आपसे वाइवा में पूछा था इनकम टैक्स में कि किस रेंट को कंपैरेटिव रेंट के नाम से जानते हैं, किस रेंट को कंपैरेटिव रेंट वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो इट इज आल्सो नोन एज कंपैरेटिव रेंट वैल्यू, इसको कंपैरेटिव रेंट वैल्यू के नाम से जानते हैं। क्यों कंपैरेटिव रेंट बोलते हैं? क्योंकि यहाँ कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है, तुलनात्मक किराया मूल्य दो मकानों का। और यहाँ की एक खास बात है, लोकेलिटी भी सिमिलर होनी चाहिए और फैसिलिटी भी सिमिलर होनी चाहिए। तो सिमिलर लोकेलिटी एंड सेम फैसिलिटी, और फैसिलिटी भी आपकी सेम होनी चाहिए, यानी लोकेशन एक जगह पर होनी चाहिए। वो दोनों मकान, जैसे बघाड़ा में तो बघाड़ा में, अल्लाहपुर में तो अल्लाहपुर में रहेंगे, कटरा में है तो कटरा में रहेंगे, और सुविधाएं भी सेम होंगी। वहां पर फेयर रेंट वैल्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बार्गेनिंग करना पड़ेगा, नहीं तो एक मकान खाली रह सकता है और दूसरा मकान किराए पर रहेगा कम ज्यादा होने पर। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसको हम फेयर रेंट वैल्यू बोलते हैं। और लास्ट रेंट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू, चौथा रेंट। लास्ट रेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसका नाम है स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू, मानक किराया। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू, इसको शॉर्टकट में एसआरवी के नाम से जाना जाता है, स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू। ये होता क्या है, आपको पता होगा कि भारत में इनकम टैक्स एक्ट 1961 बनाया गया, रेंट कंट्रोल एक्ट भी लीज होल्ड प्रॉपर्टियों को छोड़ दिया जाए। लीज होल्ड प्रॉपर्टियों के लिए रेंट कंट्रोल एक्ट बाद में बनाया, पहले बनाया गया था। लेकिन जो किराए पर हैं ऐसे प्रॉपर्टियों के लिए रेंट कंट्रोल एक्ट 1961 में बनाया जाता है। तो आपसे कहा जाता है जो किराया रेंट कंट्रोल एक्ट तय करता है, किराया नियंत्रण अधिनियम 1961, जो रेंट कंट्रोल एक्ट 1961 डिटरमाइन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू बोलते हैं। इसका डेफिनेशन है इनकम टैक्स में, तो फटाफट इसको हम लोग लिख दें। द रेंट विच इज डिटरमाइंड बाई, द रेंट विच इज डिटरमाइंड बाई रेंट कंट्रोल एक्ट 1961, रेंट कंट्रोल एक्ट 1961 is called as स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू, उसी को स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू बोलेंगे। ऐसा किराया जिसका निर्धारण किराया नियंत्रण अधिनियम 1961 में होता हो, उसको हम मानक या प्रमाप किराया कहते हैं। आरसीए कहता है कि किसी मकान का किराया इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये लक्ष्मण रेखा खींचता है। मानक किराया क्यों बोलते हैं इसको हिंदी में? इसको मानक किराया इसलिए बोलते हैं कि किराया नियंत्रण अधिनियम के अंदर आता है। किराए को ज्यादा मनमाने तरीके से मत बढ़ाइए, ऐसे रेंट को मानक किराया स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू बोलते हैं। तो 4 टाइप के रेंट मैंने आपको सिखा दिया। कौन कौन से रेंट? एक्चुअल रेंट जो हम रियल में पे करते हैं, उसको डी फैक्टो रेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दूसरा म्युनिसिपल रेंट, जिस पर हाउस टैक्स या म्युनिसिपल टैक्स पे किया जाता है, जिसे लोकल रेंट वैल्यू के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तीसरा कंपैरेटिव रेंट वैल्यू या फेयर रेंट वैल्यू, जहां पर सिमिलर लोकेलिटी और सिमिलर फैसिलिटी होती है। और आखिरी में रेंट कंट्रोल एक्ट 1961 के तहत जो भी किराया तय होता है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू। आज का वीडियो आप बेहतर तरीके से नोट कर लीजिएगा। और मैं आपसे फिर बताना चाहता हूं, मैंने केवल आज कुछ नहीं पढ़ाया है, सेक्शन 22 पढ़ाया है, जिसमें लगभग 6 या 7 प्रोविजन हमने आपको पढ़ा दिया है। इसको आप बेहतर तरीके से नोट कर लीजिएगा। बाकी हम कल बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।